नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट 2023 संस्कृत पेडागोजी नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न। जो हर शिफ्ट में अलग अलग पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं शिफ्टों को देखते हुए ये वीडियो के लिए हम लाए हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीटेट की पेडागोजी में 15 में से 15 और आपको जो छांटने वाला है, जो प्रत्यय वगैरह आते हैं, उनको भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है पाठ्यचर्या विकास सोपानम। पाठ्यचर्या का जो पाठ्यक्रम है उसका विकास का सोपान कौन सा है? तो वो है आकलनम। कौन सा है? आकलनम, आकलन। दुर्बलता कारणम। दुर्बलता का कारण आप कैसे पहचानेंगे? बच्चे के अंदर क्या है? दुर्बलता, कमजोरी है, तो उसका निदान। तो बच्चे का क्या करें? हम उसका निदान करें, कमजोरियों को जाने, निदानात्मक परीक्षण। आपसे बार बार शिफ्टों में मिलान करने के लिए पूछ रहा है, मिलान करने के लिए पूछ रहा है। तो छोटे छोटे आते हैं और उनमें मिलान करने के लिए आते हैं, 4-4, 5-5 का मिलान करवाने के लिए पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न है हमारा जन्मजात शक्ति। जन्मजात शक्ति, बच्चे के अंदर भाषाई क्षमता जन्मजात होती है। तो ये कथन किसका है? चोम्स्की साहब का। किसका? चोम्स्की साहब का। अगला प्रश्न है सामाजिक संस्कृति संबंधा। यानी कि सामाजिक संस्कृति से कौन संबंधित है? तो वाइगोत्स्की। अंतःभाग से संबंधित कौन है? वाइगोत्स्की। पाड़, पायट, ढांचा, निर्माण, इसको फोल्डिंग से संबंधित कौन व्यक्ति हैं? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका पेडागोजी संस्कृत की हो, चाहे आपकी पर्यावरण हो, और चाहे आपकी बाल विकास हो, सीडीपी, और चाहे आपके गणित हो। वाइगोत्स्की से अवश्य प्रश्न आ रहा है सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक निर्मितवाद। अगला जो प्रश्न है श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्या है? ये चत्वार कौशलम, 4 कौशल हैं। 4 क्या है? ये कौशल हैं। सुनना हो, बोलना हो, पढ़ना हो और लिखना हो, ये चारों के चारों क्या है? कौशल हैं। सुनना और पढ़ना ये ग्रहणात्मक है। भाषणम और लेखनम ये कैसे कौशल हैं? तो ये अभिव्यंजनात्मक कौशल हैं। अगला है समस्या समाधानम। समस्या समाधान में कौन है? तो उपचारात्मक पद्धति। तो समस्या, बच्चे की कोई समस्या है, उसका समाधान करना है, तो आप उसका क्या करेंगे? उपचारात्मक पद्धति, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उसकी समस्या का क्या करें? समाधान करें। देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय कौन कौन सी हैं? तो आइए स्नातुम, स्नातुम, हंतुम, गंतुम और बेलास्ति। स्नातुम, हंतुम, गंतुम और बेलास्ति, इनमें कौन सा प्रत्यय है? तो इनमें है तुमुन प्रत्यय। कौन सा है? तुमुन प्रत्यय। बेलास्ति समय हो, बेलास्ति हो, तो उसमें तुमुन प्रत्यय है। और स्नातुम, हंतुम और गंतुम, इनमें तो तुम लग ही रहा है, तो उनमें हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। प्रणम्यम, उड्डीय और विज्ञाय, इसमें है लय प्रत्यय। कैसे पहचानेंगे? कि शुरू में उपसर्ग है और अंतिम में या है, तो इसमें हो जाएगा लय प्रत्यय। गतवान, कीर्तवान, कीरतवान और दृष्टवत, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है कतवतु प्रत्यय। बान हो, बत हो और बती हो। बान, बान, बत, बती, इसमें होता है कतवतु प्रत्यय। कतवतु प्रत्यय। बान, बान, बत और बती, इसमें कतवतु प्रत्यय होता है। गणनम, सेवनम और ग्रहणम, तो नम जिसमें हो, नम, नम जिसमें हो उसमें होता है ल्यूट प्रत्यय, उसमें होता है ल्यूट प्रत्यय। असवा, सुता और बालिका, जिसमें होता है स्त्री टाप प्रत्यय। यानी कि असवा, असवा, सुता, बालिका, इसमें होता है टाप प्रत्यय। अगला है इस्यात, इस्याद, इस्यातुम, इस्यु। इस्यात, इस्यातुम, इस्यु, इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। लकार भी आपसे पूछ रहा है, एक लकार आ रहा है, एक प्रत्यय आ रहा है, एक अव्यय आ रहा है और एक संधि आ रही है। गद्यांश और पद्यांश में जो छांटने वाले आते हैं उनमें आ रहा है इनमें से एक एक प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर। अगला जो प्रश्न हमारा अस्ति, स्ता और संति। अस्ति, स्ता और संति ये लट लकार है। इसके अंदर इन तीनों में क्या है? लट लकार है। आसीत, आस्ताम और आसन। आसीत, आस्ताम, आसन, इसमें लंग लकार है। अस्तु, स्ताम और संतु, इसमें लोट लकार है। ये अस धातु के हैं। अस धातु के बनने वाले क्या हैं? ये लकार हैं। तो लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। अस धातु से ही पूछ रहा है बार बार। तो इस्यात, इस्यातुम, इस्यु विधिलिंग लकार के अंदर आते हैं। अस्ति, स्ता, संति लट लकार के अंदर आते हैं।
आसीत, आस्ताम, आसन लंग लकार के अंदर आते हैं। अस्तु, इस्ताम और संतु लोट लकार के अंदर आते हैं। अगला जो हमारा है वो रहेगा हमारा अव्यय। क्या रहेगा हमारा? अव्यय। तो अव्यय कौन कौन से होते हैं? तो अव्यय देखें, अव्यय की अगर हम बात करें, अव्यय सांप्रतम, सांप्रतम का जो अव्यय है वो होता है उचित। सांप्रतम का अर्थ क्या होता है? उचित। सहसा, सहसा का अर्थ क्या होता है? अचानक। यथा, यथा का जो अर्थ होता है वो होता है जैसा। अपि, अपि का अर्थ होता है भी। अधा, अधा का अर्थ होता है नीचे। पार्श्वे, पार्श्वे का अर्थ होता है पास। प्रति, प्रति का अर्थ होता है और। बहुधा, बहुधा का अर्थ होता है बहुत। और अत्र का अर्थ होता है यहाँ। और तदा, तदा का अर्थ होता है तब। और कदा का अर्थ होता है कब। तो तदा और कदा दोनों पूछे जा रहे हैं कि ये निम्न निम्न में से कौन सा अव्यय है? कौन सा अव्यय है? तो तदा है, तदा हो, कदा हो, अत्र हो, बहुधा हो, प्रति हो, पार्श्वे हो, अधा हो, अपि हो, यथा हो, सहसा हो, सांप्रतम हो, ये सब क्या हैं? अव्यय हैं। इनके टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इनके टुकड़े करेंगे तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। सने, सने का अर्थ क्या होता है? तो सने, सने का अर्थ है धीरे धीरे। सने, सने का अर्थ है धीरे धीरे। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, अगला हमारा जो प्रश्न है वो हमारा संते पदे धातु। संते पदे धातु, तो संते पद किस धातु से लिया गया है? तो संते पद जो है वो अस धातु से लिया गया। अस धातु से बना है संति पद। संति पद। श्रुत लेखस्य का उपयोगिता, सुनकर लिखने से कौन सी उपयोगिता होनी चाहिए? तो कक्षाया नियंत्रण, कक्षा का नियंत्रण होना आवश्यक है। इमला, जिसे इमला बोलते हैं, श्रुत लेखन, श्रुत लेखन। श्रेष्ठ मूल्यांकन से, श्रेष्ठ मूल्यांकन में क्या उपयोगिता होनी चाहिए? तो श्रेष्ठ मूल्यांकन में वेदता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। वेदता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, यानी कि प्रश्न वेद भी हो, वस्तुनिष्ठ भी हो और विश्वसनीय भी हो। मौखिक अभिव्यक्ति साधन, मौखिक अभिव्यक्ति का साधन क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो साधन है वो है परिचर्चा, चर्चा, परिचर्चा करना और कथा, कथनम कहना। मौखिक बोलकर जिसे करते हैं, तो बोलकर अब मौखिक अपनी बात को अभिव्यक्त करेंगे तो या तो चर्चा, परिचर्चा के माध्यम से होगी या कथा, कथनम कहने के माध्यम से होगी। तो अगला प्रश्न है, ये मिलान करने के लिए पूछ रहा है आपसे। मौखिक अभिव्यक्ति इधर रखेगा, इधर रखेगा कथा, कथनम। श्रेष्ठ मूल्यांकन तो वैधता दे रखा होगा। श्रुतलेखस्य तो कक्षा नियंत्रण दे रखा होगा। मिलान करने की बार बार पूछ रहा है, इनमें से एक एक के चार चार आ रहे हैं तो उसमें मिलान करता है, फिर उसमें से पूछता है कि आपके लिए कौन सा सही है। अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा, महत्वपूर्ण जिज्ञासा हस्तपरक अनुभव, यानी कि बच्चे के अंदर क्या हो? महत्वपूर्ण जिज्ञासा हो और उसके हस्तपरक अनुभव हो। उन पर जरूर ध्यान रखना है आपके लिए, कौन सा? हस्तपरक अनुभव और महत्वपूर्ण जिज्ञासा। प्रोत्साहित, ये आपको टैग वर्ड से उसमें ढूंढनी है। महत्वपूर्ण जिज्ञासा हो, हस्तपरक अनुभव हो, या फिर क्या हो? प्रोत्साहित हो। आपको प्रश्न इतना बड़ा पूछ रहा है कि आप लगा नहीं पाएंगे उसमें निशान, लेकिन आपको क्या है? उसको टैग वर्ड्स देखना है। आपको अर्थ आता हो या ना आता हो, आप टैग वर्ड्स के माध्यम से उसको हल कर पाएंगे। वो संधि देखते हैं अब। संधि, एक संधि पूछ रहा है आपसे, शुद्धयोपास्य, शुद्धयोपास्य में कौन सी संधि है? तो इसका जो संधि विच्छेद नहीं पूछ रहा है आपसे, केवल संधि का नाम पूछ रहा है। तो शुद्धि प्लस उपास्य, इसका संधि विच्छेद बनेगा शुद्धि प्लस उपास्य। इसके अंदर जो संधि है वो है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि का जो फॉर्मूला होता है, यारा लावा में कोई आधा अक्षर हो तो या में धा आधा है, इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, तो यदि किसी अक्षर पर क्या हो? एक मात्रा हो तो एक गुण एक मात्रा, तो गंगा प्लस उदकम, तो एक मात्रा इसके ऊपर है तो इसमें है गुण संधि। सुकना, सुकना सोपदेश, तो सुकना, सुकना सोपदेश में जो संधि है वो भी क्या है? गुण संधि है। एक गुण एक मात्रा, किसी अक्षर के ऊपर क्या हो? किसी भी शब्द के ऊपर क्या हो? एक मात्रा ऊपर हो तो वहां पर गुण संधि होती है, क्योंकि एक गुण एक मात्रा। प्रति उत्तर, प्रति उत्तर में कौन संधि है? तो यण संधि है, क्योंकि यारा लाभा में आधा अक्षर है, तो यामा क्या है? आधा अक्षर है, तो यारा लाभा में कोई आधा अक्षर हो तो वहां पर कौन संधि होती है? यण संधि होती है। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो है भाषाया अधिग्रहणम उपयुक्तम साधनम, यानी कि भाषा सीखने के लिए कौन सा उपयुक्त साधन है? तो भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन जो है वो है अनुकरण। क्या है? अनुकरण या संकेत। छात्राया अभिप्रेरणा प्रदानम, तो छात्र की अभिप्रेरणा के लिए क्या चीज करनी चाहिए? बच्चे के अंदर मोटिवेशन लाना तो क्या करें? नवाचार प्रयोग, यानी कि नई नई पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापिका सर्वोत्तम कथनम, अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? अध्यापक सर्वोत्तम क्या चीज करे कक्षा के अंदर कि बच्चे क्या हो? क्रिएटिव हों, बच्चे सीखने के लिए क्या हो? क्रिएटिव हों। तो छात्रा स्व अभिप्रेरित,
छात्रों के लिए स्वयं अभिप्रेरित करने के लिए कहें। यानी कि बच्चे को ऐसा सिखाया जाए कि बच्चा क्या हो, स्वयं सीखने के लिए क्या हो, अभिप्रेरित हो जाए, अभिप्रेरित हो जाए। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर वाचनम क्षमताया आकलनम विधिया। प्राथमिक स्तर पर वाचन बोलने के लिए कौन सी आकलन की विधि है? तो वो आकलन की विधि है शब्द, शब्द सिखाना, उनका अर्थ बताना, और भाषा कीड़ा यानी कि खेलने के माध्यम से उनको सिखाना। शब्द बताए जाए, उनका अर्थ बताया जाए, और खेल खेल के माध्यम से उन्हें सिखाया जाए। तो ये आकलन की प्राथमिक स्तर पर क्या है, बहुत अच्छी विधि है वाचन के लिए। अगला जो प्रश्न हमारा, ये मिलान करने के लिए पूछेगा आपसे, पठनस्य कौशलम, तो उधर दे रखा होगा छोटा सा एक अर्थ, बड़ा सा दे रखा हो, लेकिन आपको अर्थ ढूंढना है। पढ़ने के मतलब में क्या ढूंढे आप, अर्थ। तो पठनस्य कौशलम अर्थकारणम, पठनस्य कौशलम अर्थकारणम। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षण कार्यम मूल्यांकनम अस्ति। शिक्षण कार्य में मूल्यांकन के लिए क्या है? तो शिक्षण कार्य जब हम करते हैं तो मूल्यांकन क्या है, आंतरिक और बाह्य। तो मूल्यांकन बच्चे का कैसा हो, आंतरिक भी मूल्यांकन हो और बाह्य मूल्यांकन भी हो, आंतरिक भी हो और बाह्य भी हो। अगला प्रश्न हमारा, संस्कृत भाषाया अधिगम आधारभूत इकाई। संस्कृत भाषा की अधिगम सीखने के लिए आधारभूत इकाई क्या है? तो वह अक्षर ज्ञान से, अक्षर का ज्ञान होना। चिंतनम महत्वपूर्ण साधनम, यानी कि चिंतन का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो चिंतन का जो महत्वपूर्ण साधन है वो है स्मृति। बच्चे की क्या है, स्मृति। तो चिंतन का महत्वपूर्ण साधन क्या है, स्मृति। संस्कृत अध्यापका एका एका शब्दस्य अर्थम। संस्कृत अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ बताता है, तो वो कौन सी विधि कहलाती है? तो वो है व्याख्या विधि, व्याख्या विधि। और पहले जब अध्यापक संस्कृत के लिए सिखाते थे, किसी भी भाषा का ज्ञान सिखाते थे, तो वो व्याख्या विधि से ही सिखाते थे। लेखन कौशलम, लेखन कौशल से क्या होता है? तो लेखन कौशल सारांश लेखनम, लेखन कौशल सारांश लिखने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। सस्वर पठन आवश्यकम, सस्वर पठन में, सस्वर पठन आवश्यकम, सस्वर पठन में क्या चीज आवश्यक है? तो बोध प्रश्नम, यानी कि प्रश्नों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सस्वर पठन जो होता है वो एकांकी के अंदर होता है, एकांकी के अंदर सस्वर पठन होता है। छंदोबद्धता, छंद से बद्ध कौन सी रचना होती है, गद्य या पद? तो पद जो होती है हमारी, कविताएं हों, कविता हों, सूक्तियां हों, तो ये क्या किसके अंदर आती हैं, छंदोबद्ध। ये छंद से क्या होती हैं, बद्ध, छंद से जुड़ी हुई होती हैं। अगला प्रश्न हमारा वाच्य, तो दंडयति, दंडयति और संयति, इसमें कौन कौन सी वाच्य हैं? एक प्रश्न वाच्य से ही पूछ रहा है आपसे बार बार। तो दंडयति में जो वाच्य है वो कृतवाच्य है, दंडयति में जो वाच्य है वो कर्मवाच्य है, संयति में जो वाच्य है वो भाववाच्य है। वाच्य तीन प्रकार की होती हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो दंडयति में कृतवाच्य, दंडयति में कर्मवाच्य और संयति में भाववाच्य। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।